जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। लगभग हम लोग 8 महीने के बाद फिर से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं भारत की कृषि। इसके पहले तक हम लोग भारत की मिट्टियों के ऑब्जेक्टिव और बाकी क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं अपने YouTube चैनल पर कुछ अनइंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ होते हैं वो भी पोस्ट करता हूँ। इसके पहले मैंने रेंजर क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं और उसके बाद रेंजर का सिलेबस क्या होता है, कैसे रेंजर बने, इसके बारे में डिटेल से मैंने डिस्क्राइब किया था। और अब स्टडी से संबंधित जो भी वीडियो हैं उसको वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो जनरल नॉलेज वीडियो है उस नाम के प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं या प्लेलिस्ट जाके आप उसको शेयर करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले भारत की कृषि के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी डिटेल इसको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि बहुत इसका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है और क्वेश्चन इसके हर पार्ट से पूछे जाते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में पूरा हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है कि लगभग हर एक सेक्शन से आपके क्वेश्चन इस पर बन जाए। अभी हम लोग इसका डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले कृषि के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि भारतीय संविधान में, अगर भारतीय संविधान में कृषि जो है वो राज्य का विषय है। इसके अलावा भारत में भूमि के उपयोग अगर देखा जाए तो भारत में कृषि जो है वो 51% भाग पर कृषि की जाती है। इसके बाद चारागाह जो है वो 4% भाग पर चारागाह, वन 21% भाग पर और बंजर भूमि 24% भाग पर पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो आपका आंसर होगा 21 या 21%। या पूछा जाए कि भारत के कितने परसेंट भाग पर खेती की जाती है, तो 51% भाग पर खेती की जाती है। इसके अलावा भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 50% भारत की जो आबादी है वो किस में संलग्न है, कृषि में या कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं या जो कार्य होते हैं। कोई ट्रैक्टर चला रहा होता है, कोई खाद बेच रहा होता है, कोई बीज बेच रहा होता है, कोई किसानी कर रहा होता है, कोई व्यापारी होता है। तो लगभग 50% आबादी जो है वो कृषि या कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें संलग्न है। इसके अलावा भारत के अगर जीडीपी में कृषि का योगदान देखा जाए तो कृषि का योगदान 14% भारत की जीडीपी में योगदान कृषि का 14% है। इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे से कृषि को समझना है और आपको अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कृषि के प्रकार देखा जाए तो कृषि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये जो डिवीजन है वो बेस्ड है इरिगेशन पे, जो सिंचाई होती है उस पर ये डिवीजन बेस्ड है। तो सबसे पहले कृषि होती है, एक इसका प्रकार होता है सिंचित कृषि और दूसरा होता है वर्षा निर्भर कृषि। जैसे इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि सिंचित कृषि मतलब होता है कि एक ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है, जहाँ पे नहर के द्वारा या फिर नहर है या फिर तालाब है या कोई भी अन्य जो माध्यम होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो वो क्षेत्र आता है सिंचित कृषि के क्षेत्र में। और दूसरा है वर्षा निर्भर कृषि, एक ऐसी कृषि जो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर होती है, वो कहलाती है वर्षा निर्भर कृषि। तो सबसे पहले हम सिंचित कृषि को डिस्कस करते हैं। सिंचित कृषि को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा होता है उत्पादक सिंचाई कृषि। जैसे इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, रक्षित सिंचाई कृषि मीन्स एक ऐसी कृषि जिसमें सिर्फ उतनी सिंचाई की मात्रा उपलब्ध होती है जितनी की फसल को मरने से रोकने के लिए या फसल बर्बाद होने से रोकने के लिए जितनी सिंचाई की मात्रा उपलब्ध होती है उस कृषि को कहा जाता है रक्षित सिंचाई कृषि। इसमें क्या किया जाता है कि फसलों को सूखने से बचाने के लिए जितनी नमी आवश्यक होती है उतनी सिंचाई उसको दी जाती है, तो उसमें इस प्रकार की खेती की जाती है। जैसे अगर भारत का पठारी क्षेत्र देखा जाए तो वहाँ पे रक्षित सिंचाई कृषि ही की जाती है। इसके अलावा उत्पादक सिंचाई कृषि में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है, जितना अधिक जल चाहिए उतना अधिक जल उपलब्ध होता है और इसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो जैसे वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे नहरों के द्वारा, बांधों के द्वारा काफ़ी मात्रा में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो सूखा क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ पे धान की खेती की जाती है और गेहूं की खेती की जाती है। तो इस प्रकार का क्षेत्र आएगा उत्पादक सिंचाई कृषि में। इसके बाद वर्षा निर्भर कृषि में की बात करें तो वर्षा निर्भर कृषि का पहला है भाग शुष्क भूमि कृषि।
मीन्स वर्षा जो होती है दो प्रकार से हो सकती है, या तो वर्षा बहुत कम हो, इस प्रकार का क्षेत्र जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो आता है शुष्क भूमि कृषि में। इस प्रकार की भूमि सूखी होती है, वहाँ पे पानी की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है, इसलिए वहाँ के जो किसान होते हैं वो ऐसी फसल उगाते हैं जो कम से कम मात्रा पानी की मात्रा के साथ में उत्पादित की जा सके। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो रागी, बाजरा, इनको मोटे अनाज भी बोला जाता है। ये जो राजस्थान है और महाराष्ट्र है, इसके जो कठिन एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो ये जो फसलें हैं वो सूखे को सह सकती हैं। इसके अलावा बाजरा भी होता है और कुछ चारे फसलें होती हैं वो भी सूखे को सहन कर सकती हैं। और इसके साथ में कुछ चना और मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत एक या दो बार पानी देने की आवश्यकता होती है, और इस दो बार पानी के साथ ही फसलें आसानी से उत्पादित की जा सकती है। इसमें हम लोग गेहूं को भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आर्द्र भूमि कृषि की बात की जाए तो आर्द्र भूमि कृषि एक ऐसी कृषि होती है जहाँ पे वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर तक उपलब्ध होती है। मीन्स वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आर्द्र भूमि कृषि की जाती है, और यहाँ पे इतनी पानी की मात्रा उपलब्ध होती है कि पानी के भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो भरे हुए पानी में भी उग सकें, जिन्हें ज़्यादा पानी से नुकसान ना हो। जैसे चावल की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर पानी में उसको कम मिनिमम उसमें पानी में डूबी रहती हैं फसलें, वहाँ पे पानी की मात्रा अधिक चाहिए होती है। इसके अलावा गन्ना है, जूट है, तो ये फसलें ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। जैसे चावल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हुआ, दक्षिण के राज्य हुए। इसके अलावा जूट देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत जब मात्रा में उपलब्ध है पानी। और इसके अलावा गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की खेती वहाँ की जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है। तो कृषि के प्रकार हम लोगों ने पढ़ ली सिंचाई के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको जो एग्जाम्पल जो दिए गए हैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको सीधे याद करने हैं, सीधे, चाहे यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, यहाँ तक भी सीधे पूछ लिया जाता है कि ये फसल जो है वो रबी की फसल है, ये फसल है या खरीफ की फसल है, क्या है ये आपको बताना है। तो आपको सीधे इसमें एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। पहली फसल होती है रबी की फसल, दूसरी होती है जायद, और तीसरी होती है खरीफ की फसल। अब इसको याद कैसे किया जाए। रबी मीन्स होता है सूरज, और सूरज आपको कब अच्छा लगता है? ठंडों के समय पे। मीन्स ठंडों के समय पे रबी अच्छा लगता है, इसलिए ठंड के समय पे जो फसलें बोई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? रबी की फसलें। और इसके अलावा जो गर्मियों में ठंड में ये फसलें बोई थी, इस वक्त गर्मियों में फसलें कौन सी बोई जाएंगी? खरीफ की फसलें। तो गर्मियों में जो फसलें बोई जाएंगी वो किस में आएंगी? खरीफ की फसलों में। तो रबी की फसलें अगर देखी जाए और इन दोनों के बीच का जो समय होता है वहां बोई जाती हैं जायद, फिर गर्मा फसलें। सबसे पहले हम रबी की फसलों की बात करते हैं। तो रबी की फसलें उपोष्ण कटिबंधीय फसलें होती हैं। उपोष्ण का मतलब होता है, उष्ण मतलब होता है गर्म, ऐसा क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उससे ऊपर जहाँ पे ठंडी का मौसम थोड़ा ज्यादा होता है, गर्मी कम होती है, वो फसलें होती हैं उपोष्ण कटिबंधीय फसलें। मीन्स जिनको ठंडी की आवश्यकता होती है प्रारंभिक समय में, उनके उगने के लिए ठंडी की आवश्यकता होती है, उनकी वृद्धि के लिए ठंडी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो पकती हैं तो उनके लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की फसलें आती हैं उपोष्ण कटिबंधीय फसलों में। इसके अलावा खरीफ की फसलें जो होती हैं वो गर्मियों में बोई जाती हैं, और खरीफ की फसलें ऐसी फसलें होती हैं मुख्यतः जिन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए खरीफ की फसलें तब बोई जाती हैं जब बिल्कुल दक्षिण पश्चिम मानसून है जब आता है, तभी खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। तो सबसे पहले हम रबी की फसलों की बात करते हैं। तो रबी की फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में। आपको पता होगा अक्टूबर और नवंबर महीने में जो ठंड होती है बिल्कुल स्टार्ट हो रही होती है, और उसी समय इन फसलों की बुआई की जाती है। इसलिए इन फसलों को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनको उगने के लिए और वृद्धि के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और इसकी कटाई जो है वो जब गर्मियाँ बिल्कुल चरम पे होती है मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल और मई ये गर्मी के चरम महीने होते हैं, तो इसी समय इनकी कटाई की जाती है। अगर इनके उदाहरण देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से याद कर लें इसको। उदाहरण देखा जाए तो गेहूं, और दूसरा उदाहरण है चना, तीसरा है मटर, चौथा है सरसों, पांचवा है आलू, राई और अलसी। फिर से इसको पढ़ते हैं, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी। ये है रबी की फसल के उदाहरण।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं जायद या गर्मा फसल की। ये जब अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है, तो इसके काटने के बाद जो अल्प समय बचता है, जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, या जो तालाब के किनारे, बांध के किनारे, और खासकर जो नदियाँ होती हैं, खासकर उत्तर भारत में जो नदियाँ होती हैं, उन नदियों के किनारे ये फसलें बोई जाती हैं। इन्हें ऐसी फसलें होती हैं जिनको उगने के लिए 1 या 2 महीने का समय चाहिए होता है और पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा वहाँ पे उपलब्ध होती है। जैसे सब्जियाँ, या फिर आप जो गर्मियों में तरबूज या ककड़ी, खरबूजे, ये सब आप खाते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं? जायद फसलों में। इसके अलावा इसमें राई, ज्वार, मक्का, जूट और मड़ुआ, ये फसलें भी बोई जाती हैं। आप ये कंफ्यूज होंगे कि ये फसलें रबी में भी हैं कुछ फसलें, और कुछ फसलें इसमें से खरीफ में भी हैं। तो जायद फसलें मुख्य रूप से सब्जियां और जो ककड़ी या तरबूज होते हैं, इस प्रकार की फसल को शामिल किया जाता है। इसके बाद आती है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें मैंने पहले ही बताया था कि खरीफ की फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी बुवाई तब की जाती है जब भारत में बरसात का समय होता है। तो जब इनकी बुवाई होती है तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में वर्षा का जल मिल जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई की ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी कुछ ऐसी फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद और साथ साथ में क्या होता है कि इनको उच्च तापमान की आवश्यकता भी होती है। स्टार्टिंग में उगने के लिए इनको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे जून और जुलाई में टेम्परेचर भी पर्याप्त होता है, और इसके साथ में यहाँ पे नमी की मात्रा भी पर्याप्त होती है। तो इनकी बुवाई जो की जाती है वो जून और जुलाई में की जाती है। इसके अलावा अगर इनकी कटाई की बात करें तो इनकी कटाई नवंबर और दिसंबर के महीने में की जाती है। अगर इसके उदाहरण देखे जाए तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, ग्वार और आलू की फसलें इसमें शामिल की जाती हैं। फिर से हम लोग पढ़ते हैं, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, ग्वार और आलू की फसलें खरीफ की फसलों में शामिल की जाती हैं। और ये उष्णकटिबंधीय फसलें होती है जिनको ज़्यादा तापमान की और साथ साथ में ज़्यादा वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो अगला विभाजन है वो है उपयोग के आधार पर, कि फसलों का उपयोग क्या है, उसके आधार पर विभाजन कैसे फसलों का किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इनमें से रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं, इनमें दलहन कौन है, इनमें तिलहन कौन है, इनमें मोटे अनाज कौन है, या इनमें उत्तम अनाज कौन है। तो इसको भी ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो सबसे पहले फसलों को 2 भागों में बांटा जाता है, खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें या फिर नकदी फसलें। खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उपयोग खाने में किया जाता है, सीधा खाने में उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की फसलें जो किसान लगभग बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए भी और साथ में बेचने के लिए भी उगाते हैं। लेकिन व्यावसायिक फसलें, नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जो मुख्य रूप से व्यापार के लिए ही उगाई जाती हैं। इन्हें व्यापारिक फसलें इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यापार के लिए उगाई जाती हैं, और नकदी फसलें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बेचने पर तुरंत नकदी प्राप्त हो जाती है, इसलिए इनको नकदी फसलें भी कहा जाता है। इसके बाद खाद्यान्न फसलों को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है, एक अनाज, दूसरा दलहन और तिलहन, 3 भागों में बांटा जाता है। और अनाज को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तम अनाज और मोटे अनाज। गेहूं और चावल को क्या कहा जाता है? उत्तम अनाज कहा जाता है। और मोटे अनाज एक ऐसे अनाज होते हैं जो सूखे को सहने वाली फसलें होती हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो पूरी फसल होती है वो वर्षा पे डिपेंड होती है और पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहाँ पे मोटे अनाजों की खेती की जाती है। तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी को शामिल किया जाता है। इसके अलावा दलहन देखा जाए तो दलहन में चना, मटर, मूंग और अरहर। दलहन मीन्स दाल है। तो दालों की फसलें जो होती हैं वो किस क्षेत्र में आती हैं? दलहन में आती हैं। फिर से इसको डिस्कस करते हैं कि चना, मूंग, मटर और अरहर, बाकी और भी जो दालें हैं वो सब किस में आएंगी? दलहन में। और तिलहन मतलब होता है कि ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। तो तेल किस किस से प्राप्त किया जा सकता है? मूंगफली हुआ, सोयाबीन, सरसों, और इस प्रकार की जो और भी फसलें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तिलहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है? तेल प्राप्त करने में। और इसके अलावा व्यावसायिक फसलें देखा जाए तो व्यावसायिक फसलों को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, एक होती है रेशेदार फसलें और
दूसरी होती है खाने योग्य फसलें। अब रेशेदार फसलें क्यों कहा जाता है? रेशेदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं या फाइबर्स प्राप्त होते हैं, और इन रेशों का उपयोग क्या किया जाता है? तो कपड़े बनाने में किया जाता है या कोई दूसरे प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देके चाहे तो कपास, आप जो कपड़े पहनते हो वो किससे बनता है? कपास से। जितने भी कपड़े पहनते हैं वो कपास से ही बनते हैं। बाकी कुछ प्योर कपास होते हैं, कुछ जो होते हैं उसमें कुछ जो आर्टिफिशियल या मानव के द्वारा निर्मित जो फाइबर्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं, मिक्स कॉटन जिसको कहा जाता है। तो कपास का उपयोग होता है कपड़े बनाने में। और दूसरा जूट का उपयोग होता है। जूट का उपयोग जो सामान रखने के बोरे होते हैं, बोरे के अलावा बाकी जो सजावट की चीज़ें होती हैं वो भी किससे बनाई जाती हैं? जूट से बनाई जाती हैं। और जूट और कपास दोनों कौन सी फसलें हैं? रेशेदार फसलें हैं, और इनको तुरंत बेच के नकदी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इसको नकदी फसलें भी बोलते हैं। और इनका उद्देश्य जो होता है वो व्यवसाय करना होता है, इसलिए इनको व्यवसायिक फसलें भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला डिवीजन है वो है खाने योग्य फसलें। इसमें गन्ना, चाय, कॉफ़ी, फल और सब्जियां। फलों में बहुत सारे जितने भी जो फल वाले जो खेती होती है वो सब इसमें आ जाएंगे। गन्ना, चाय, कॉफ़ी, सब्जियां, ये सभी क्या है? खाने योग्य फसलें हैं। और किस प्रकार की फसलें हैं? व्यावसायिक फसलें या फिर नगदी फसलें हैं। देखिए, आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होंगी कि कौन सी फसलें किस स्टेट में होती हैं। तो इसके पहले हम लोगों का जो मिट्टी का लेक्चर हुआ था वो आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, क्योंकि जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती हैं? मिट्टी पे। और मिट्टी के साथ साथ वो डिपेंड करती है वहाँ पे बरसात की मात्रा पे या फिर सिंचाई की सुविधा की मात्रा पे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के किस राज्य में या किस क्षेत्र में बरसात की मात्रा कितनी है और कौन सा क्षेत्र सूखा है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको फसलों को उनके साथ जोड़ना कि किस राज्य में कौन सी फसल होगी, ये आप खुद से अंदाजा लगा सकेंगे अगर आपको ये पता होगा कि उस राज्य में बरसात किस मात्रा में होती है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस बरसात का जो पैटर्न है उसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो उससे आपको एक अंदाज हो जाएगा कि भारत के किस भाग में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं और बरसात की मात्रा क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी एनुअल रेनफॉल या वार्षिक वर्षा का मैप देख रहे हैं, और इसमें जो अलग अलग कलर है, इसमें 6 तरह के कलर का प्रयोग किया गया है। ये अलग अलग तरह के कलर आपको अलग अलग रेनफॉल को दिखा रहे हैं। इसमें जो भी रेनफॉल की मात्रा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है ये अलग अलग रेनफॉल को दर्शा रहा है। इसमें सबसे पहला जो काला कलर है वो दर्शा रहा है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा को, जो कि बहुत विशाल वर्षा की मात्रा को दर्शाता है। इसके बाद का जो गहरा नीला कलर है वो 200 से 400 सेंटीमीटर। इसके बाद इससे नीचे जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर। उसके बाद जो लाइट ब्लू है, नीला है, वो 60 से 100 सेंटीमीटर। और जो थोड़ा सा और कम नीला है वो 40 से 60 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो बिल्कुल वाइटिश ब्लू नीला है वो है 0 से 40 सेंटीमीटर वर्षा को दर्शाता है। 0 से 440 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। 40 से 60 वाला अर्ध मरुस्थल और 100 से 60 से 100 वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाएगा। इसके अलावा 200 से 400 जो है वो नम क्षेत्र कहलाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 400 से ज़्यादा बरसात हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। तो आप इस पे देखेंगे कि यहाँ पे दो क्षेत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा एक अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, और इसके बाद में एक एरिया है जो मेघालय का, ये देख रहा है मौसम नाम वाला एरिया है जहाँ पे संसार की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और ऊपर का एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही फसलें हो पाएंगी जो बहुत ज़्यादा बरसात को सहन करने के योग होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस कलर की जो 200 से 400 सेंटीमीटर है। तो इसको देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो है वो लगभग पूरा क्षेत्र 200 से 400 सेंटीमीटर बरसात को प्राप्त कर रहा है। तो ये हाई रेनफॉल रीजन है, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही फसलें उग पाएंगी जो सबसे ज़्यादा पानी को सहन कर सकेगी। इसके अलावा अगर हाई रेनफॉल रीजन को देखा जाए तो वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को आप देख रहे होंगे। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पश्चिमी घाट का है।
और पश्चिमी घाट का एरिया ज़्यादा बरसात के लिए जाना जाता है। तो ये देखिए आप, इसमें कर्नाटक हुआ, कर्नाटक का पश्चिमी हिस्सा, महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा, तमिलनाडु का पश्चिमी हिस्सा और केरल का पश्चिमी हिस्सा है। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पर आप 400 सेंटीमीटर वाली लाइन भी इसमें देख रहे होंगे। ये हाई रेनफॉल रीजन है जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है। इसके अलावा जो तीसरा है वो है 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात। तो ये आप यहाँ देखेंगे, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न या उत्तर पूर्वी राज्यों में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात वाला क्षेत्र है। और ये रहा बाकी क्षेत्र, यहाँ ये पूरा क्षेत्र जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र है। इसमें लगभग पूरा छत्तीसगढ़, पूरा उड़ीसा, पूरा झारखंड, पूरा बिहार, लगभग उत्तर प्रदेश का पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड, लगभग पूरा दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पश्चिम जम्मू कश्मीर। इसके अलावा मध्य प्रदेश का लगभग मध्य और जो पूर्वी भाग है वो 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र है। इसके अलावा आप ये गुजरात का क्षेत्र भी देख रहे होंगे, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो गुजरात के क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र में यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात हो रही है। और इसके अलावा अगर आप तटीय क्षेत्र देखेंगे, यहाँ का तमिलनाडु का ये वाला क्षेत्र अगर देखेंगे तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 60 से 100 सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र। आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र जो है, ये यहाँ क्षेत्र रहा इतना। इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र जो है, ये जो है वो 60 से 100 सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र है, जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कहलाता है। इसमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली मध्य प्रदेश का उत्तरी जो भाग है, जो चंबल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग, ये भी पूरा अर्ध मरुस्थल है। इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी भाग, ये देख रहे होंगे राजस्थान का पूर्वी भाग है, गुजरात का पूर्वी भाग। इसके अलावा महाराष्ट्र का भी पूर्वी भाग लगभग पूरा 100 से 60 सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र है। और ये रहा दिल्ली वाला एरिया, ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का ये एरिया है, मथुरा वाला। यहाँ भी 60 से 100 सेंटीमीटर बरसात यहाँ पे होती है। इसके अलावा लगभग पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये वाला भाग तेलंगाना में आता है और ये वाला भाग आता है आंध्र प्रदेश में। रायलसीमा का क्षेत्र भी है जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ये यहाँ पे 60 से 100 सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये तमिलनाडु का मध्य भाग रहा। तमिलनाडु के अलावा ये कर्नाटक का लगभग ये मध्य भाग है, यहाँ भी 60 से 100 सेंटीमीटर बरसात वाला ये क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 40 से 60 सेंटीमीटर जो लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र ही होता है, ये रहा, ये वाला एरिया जो है, ये राजस्थान का लगभग ये अरावली वाला क्षेत्र जो है, अरावली से जो लगा हुआ क्षेत्र है वो किस में आता है, 40 से 60 सेंटीमीटर। ये गुजरात वाला भी रहा, ये वाला भी क्या है, 40 से 60 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है। इसके अलावा आप यहाँ भी देखें, ये जो पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, रेन शेडो रीजन है, ये भी 40 से 60 सेंटीमीटर बरसात वाला लगभग अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत कम बरसात होगी। तो आप ये समझ सकते हैं ये बिल्कुल महाराष्ट्र का लगभग मध्य भाग है और कर्नाटक का लगभग मध्य उत्तरी भाग, ये किस में आता है, ये पूरा अर्ध मरुस्थल में आता है, जहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर बरसात ही होती है। इसके बाद जो लास्ट बचता है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये आप देख रहे होंगे पूरा थार का मरुस्थल है। और इसके अलावा ये लद्दाख का मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पे, और ये गुजरात का कच्छ का रण वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे 0 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है और यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। गुजरात का जो क्षेत्र है वो दलदल क्षेत्र है, राजस्थान का है वो रेतीला है, और हिमाचल प्रदेश का है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और ठंडा है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती और यहाँ तक कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति भी लगभग ना के बराबर मिलती है। तो अभी आप लोगों ने इसके भारत के रेनफॉल पैटर्न को समझ लिया। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा जिसमें राज्यों को पहचानना होता था, तो आपको ये भी याद होगा कि किस राज्य की स्थिति कहाँ पे है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं केनाल का,
कि यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम कैसा है भारत का। तो ये इरिगेशन सिस्टम का मैप है। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 कलर हैं। एक है ग्रीन जो कैनाल इरिगेशन या नहर सिंचाई दिखाता है, जो पर्पल कलर है, बैगनी कलर है, वो टैंक इरिगेशन या फिर तालाब सिंचाई दिखाता है, और जो थोड़ा सा लाल कलर है वो बेल इरिगेशन या फिर किस चीज़ को दिखा रहा है, कुएं से कहाँ पे सिंचाई की जाती है। इसके अलावा जो लाल कलर का पॉइंट है वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं उसको ये दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो, और बाकी जो क्षेत्र है वो लगभग उसमें किसी भी तरीके की इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती। वो लगभग या तो इरिगेशन वहाँ पे बरसात से पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है, या वहाँ पे जल लगभग ना के बराबर होता है। तो वहाँ से किसी अन्य माध्यम से यहाँ पे चाहे भूमिगत जल है उसका उपयोग करके यहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो चलिए सबसे पहले कैनाल इरिगेशन की बात कर ले। तो ये देख रहे होंगे आप कि ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान जो है, पूरा का पूरा ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का ये वाला क्षेत्र, ये लगभग पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, ये नहर सिंचाई पे डिपेंड है। इसके अलावा ये आप पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र देख रहे होंगे, और ये राजस्थान के रेगिस्तान का ये वाला क्षेत्र देख रहे होंगे। ये सभी के सभी क्षेत्र पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, कैनाल इरिगेशन पे डिपेंड है। आपने देखा होगा कि राजस्थान, पंजाब के और हरियाणा के इस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसी कैनाल इरिगेशन के कारण ही चावल की खेती संभव हो पाती है। इसके अलावा आप दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में ये देख सकते हैं आप, एक कृष्णा का क्षेत्र है। यहाँ भी नहर सिंचाई से परियोजना नहरों से सिंचाई की जाती है। ये वाला नर्मदा घाटी का क्षेत्र देख रहे होंगे, यहाँ भी नहरों की काफ़ी बड़ा जाल फैला हुआ है। इसके अलावा बीच बीच में ये कर्नाटक का क्षेत्र रहा। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रहा। तो और अगर तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु का लगभग तटीय एरिया और कावेरी की जो घाटी है, यहाँ पे नहरों के द्वारा ये भीमा नदी की घाटी है, तो और ये कृष्णा नदी की है। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में नहरों से सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं टैंक से सिंचाई, टैंक से, तालाब से। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो खासकर जो दक्कन का पठार या जो दक्षिण भारत है, यहाँ पे टैंक से इरिगेशन बहुत पॉपुलर है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र ये तालाबों से सिंचाई करता है। यहाँ पे ज़मीन कठोर है, इसलिए तालाब बनाए जाते हैं जिससे पानी अंदर नहीं जाता, और काफ़ी लंबे समय तक पानी तालाबों में बना रहता है, जिससे काफ़ी मात्रा में सिंचाई की जाती है। अगर इस दक्षिणी भारत में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे तालाब मिलेंगे जिनमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, और उसी तालाब से फिर ये सिंचाई की जाती है। इसको खेत तालाब भी बोलते हैं, बहुत जगह खेत तालाब बनाए जाते हैं। और साथ साथ गंगा का कुछ मैदान है, यहाँ भी तालाबों से खेती की जा रही है। इसके अलावा ये थार के रेगिस्तान का ये वाला भाग है, यहाँ पे कुएं से खेती की जा रही है, तालाब से खेती की जा रही है। इसके अलावा ये जो कलर देख रहे होंगे लास्ट वाला, ये है वेल इरिगेशन, जहाँ पे किस चीज़ से, कुएं से खेती की जाती है, ट्यूबवेल से खेती की जाती है। तो ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे ये मेजर वाला भाग जो है, ये राजस्थान का लगभग पूरा भाग है और गुजरात का उत्तर पूर्वी भाग है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रहा, यहाँ पे भी तालाब से खेती की जाती है। इसके अलावा ये रहा महाराष्ट्र का लगभग मध्य क्षेत्र, क्षमा कीजिए, यहाँ भी किससे खेती की जाती है, कुएं से खेती की जाती है। इसके अलावा ये भी क्षेत्र कुएं वाला क्षेत्र है। और अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में लगभग ना के बराबर कुएं से खेती की जाती है, केवल महाराष्ट्र में ही कुएं से खेती यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र देख रहे हैं, वहाँ पे इन 3 जो स्रोत हैं उसके अलावा दूसरे स्रोत यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इतना आपने अगर समझ लिया तो आपको फसलों के पैटर्न को समझने में और कहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब तक जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने ये देख लिया होगा कि आपने रेनफॉल का पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि भारत के किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, और इससे आपको ये भी मदद मिल जाएगी कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी फसल के उगने के लायक स्थितियां उत्पन्न हैं। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, एक एक फसल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कभी कभी, जैसे अभी हम लोग गेहूं के बारे में
चावल के बारे में और सरसों के बारे में, बाकी जितनी भी फसलें हैं, मुख्य रूप से फसलें हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्हें कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है और उनके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। कुछ फसलें हैं जिनके बारे में वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में डिटेल नॉलेज भी पता होना चाहिए। कुछ कुछ फसलों के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की बाकी जो स्थितियाँ होती है, कंडीशन होती है, उनकी आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गेहूँ के बारे में। ये रहा गेहूँ। तो गेहूँ है कि भारत की सेकंड प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? गेहूं है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी फसल खाई जाती है? चावल खाया जाता है। और उसके बाद जो चीज़ जो खाने योग्य फसल है वो है गेहूं। इसके बाद देश के बोए गए कुल क्षेत्र के 14% भाग पर किसकी खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग पर जो खेती की जाती है वो चावल की होती है और उसके बाद गेहूं की खेती की जाती है। इसके बाद ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। अभी मैं इसके बाद में और आपको डिटेल में बता दूंगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, मीन्स एक ऐसी फसल जिसको ठंडी और गर्मी दोनों प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। एक ऐसी फसल जिनको सिर्फ उष्ण गर्मी की आवश्यकता होती है, वो फसलें आती हैं उष्ण कटिबंध में। जैसे भारत के दक्षिणी राज्य हुए या फिर भूमध्य रेखा के पास के जितने भी देश हैं, वहाँ का जो तापमान होता है, वहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय होती है। लेकिन भारत के जो दक्षिण राज्य हैं या कर्क रेखा से नीचे के भारत के मुख्यतः दक्षिण के राज्य हैं, वो किस में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। इसके बाद आता है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों के बीच का क्षेत्र होता है। शीत कटिबंध मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठंडी होती है। ऐसा कटिबंध, ऐसी फसलें जो ठंडों में ज़्यादा उगाई जाती हैं, वो किस में आएगी? शीतोष्ण कटिबंध में आएगी। वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 0 से भी नीचे चला जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार की फसलें शीतोष्ण कटिबंध में आएगी। और जो बीच का कटिबंध रहेगा, जो शीत और उष्ण और शीत के बीच का रहेगा, उसको बोलेंगे शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध, जहाँ पे ठंड की भी आवश्यकता पड़ेगी और एक समय बाद गर्मी की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं गेहूं का, तो गेहूं की फसल जब बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, दिसंबर में भी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो महीने होते हैं वो ठंड के महीने होते हैं। तो इसको उगने के लिए और इसको वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निम्न तापमान की। लेकिन जब ये पकने का समय आता है तो इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मीन्स मार्च और अप्रैल में इसकी फसल पकने लगती है, पक जाती है, तो इसको गर्मी की जरूरत होती है। इस प्रकार की फसलें जिसमें ठंड और गर्मी दोनों की आवश्यकता होती है वो फसलें कहलाती हैं उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय। दोनों एक ही चीज है। तो गेहूं जो है वो कौन सी है? शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि गेहूं को जब बोया जाता है तब इसको ठंडी की आवश्यकता होती है और जब ये पकता है तब, और जब इसको काटा जाता है तब इसको गर्मी की आवश्यकता होती है, उष्ण की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से शीत ऋतु में रबी की फसल के रूप में गेहूं को बोया जाता है। इसके बाद इसका क्षेत्र देखा जाए तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी में 2700 मीटर की ऊंचाई से ऊंचाई तक के भाग पर इसकी खेती की जाती है। मालवा के पठार में तथा उत्तरी गंगा के मैदान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये क्षेत्र जो है उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो 85% गेहूं जो है वो उत्तर भारत है उसमें उगाया जाता है। उत्तर भारत में मालवा का पठार भी शामिल हो सकता है, उत्तर प्रदेश का जो गंगा का मैदान है वो भी शामिल हो सकता है, और साथ साथ में हिमालय क्षेत्र है वो भी शामिल हो सकता है। यहाँ पर मुख्यतः 85% जो कृषि है वो की जाती है। अगर और इसकी कृषि जो है मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में की जाती है, लेकिन अगर मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, राजस्थान का कुछ हिस्सा देखा जाए तो ये वर्षा आधारित क्षेत्र में भी बोया जाता है, जहाँ पर कुछ मात्रा बरसात से पूरी हो जाती है और कुछ अल्प मात्रा सिंचाई की सहायता से भी पूरी कर दी जाती है। और अगर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक देखा जाए तो यूपी राज्य जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसके बाद अन्य राज्य देखे जाए तो पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड, हरियाणा, राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। एक बात मैं फिर से बता देता हूं कि आपको जितने भी फसलें हैं इनका सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है उसको ही याद करना है, या प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ होता है वो भी याद करना है। अगर आप कर सके तो दूसरा और तीसरा कर लें, या मुख्य रूप से आप ये करें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है,
और उसके अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसमें अगर ये देखा जाए कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ हो रहा है, प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर जमीन में कहाँ पर गेहूं की फसल ज़्यादा हो रही है, तो ये होती है पंजाब में और हरियाणा में। यहाँ पे 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर की फसल की उत्पादन होता है। चूँकि उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब से ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा भाग में गेहूं की खेती की जाती है, क्योंकि पंजाब में मक्के की खेती भी की जाती है, चावल की खेती भी की जाती है और कुछ क्षेत्र में गेहूं की खेती भी की जाती है। तो अगर देखा जाए कि पंजाब में कम से कम जमीन पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सूरजमुखी की। सूरजमुखी चिली में खरीफ की फसल है, यह उष्णकटिबंधीय तिलहन फसल है। जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है और सूरजमुखी का तेल खाद्य तेल के रूप में भी उपयोग किया जाता है और साथ साथ में इसका दवाइयों में भी उपयोग होता है। और मुख्य रूप से इसका जो उत्पादन है वो उत्तर भारत में लगभग ना के बराबर होता है। इसका उत्पादन दक्षिण भारत में और दक्कन के पठार पर किया जाता है। तो इसका मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है कर्नाटक। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ में तेलंगाना का जो महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे सूरजमुखी की खेती की जाती है। सनफ्लावर काफ़ी फेमस ऑयल होता है खाने के लिए, तो सूरजमुखी हो गया। सूरजमुखी को आपको याद रखना है कि ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही पैदा किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चने की। तो चना है एक रबी की फसल है और मैंने जैसे ही बताया था कि रबी की फसल को याद करने का तरीका आपको ये है कि रबी मतलब होता है सूरज, और सूरज हमें कब अच्छा लगता है, ठंड के समय में। तो ठंड के समय में जितनी भी फसलें पैदा की जाती हैं वो किसमें आएंगी, रबी की फसल में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और अगर आप चाहें तो याद करें कि रबी ठंड के मौसम में आपको कौन कौन सी फसलें प्राप्त होती हैं। कभी आप खेतों पे जाते होंगे तो आपको कौन कौन सी फसलें मिलती हैं, तो आप आसानी से रबी की फसलों को याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहचानना कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। सीधा क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। और छोटे एग्जाम में तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि, आपको इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं भी बहुत डिटेल में इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आता है चना। चना जो है, चना भी शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध की फसल है और ये रबी की फसल है। और चने के लिए वर्षा की मात्रा बहुत कम आवश्यक होती है, इसलिए मध्य प्रदेश के या फिर आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होता है, सिंचाई की सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर चने की खेती की जाती है। तो चने की खेती के लिए 1 या 2 हल्की बौछारें पर्याप्त होती है। जो शीतकालीन जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा के समय जो बरसात होती है वो चने की खेती के लिए पर्याप्त होती है। अगर बरसात पर्याप्त नहीं होती तो थोड़ी से मात्रा में पानी देके भी इसकी पूर्ति की जाती है। इसके अलावा इसकी बुवाई देखी जाए तो अगर कुल भारत का जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसके 2.8% भाग पर चने की खेती की जाती है। इसका प्रमुख उत्पादक देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो खासकर, मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको फसलों का जो मुख्य उत्पादक राज्य है उसका नाम याद रखना है, और दूसरा आपको जिस राज्य के आप हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में किस फसल का कितने नंबर पर स्थान है, उत्तर प्रदेश का गेहूं में कितने नंबर पर स्थान है, सरसों का कितने नंबर पर स्थान है मध्य प्रदेश के, तो आपको याद रखना है। अन्यथा आपको जो फर्स्ट स्टेट है वही याद रखने की आवश्यकता है। मुख्यतः 99% आपसे यही पूछा जाएगा, या फिर आपसे उत्पादक राज्य भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको उत्पादक राज्य याद करने हैं कि किस राज्य में कौन सी फसल होती है। जैसे अगर ये पूछा जाए कि कहवा या कॉफ़ी मध्य प्रदेश में नहीं होता, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉफ़ी किस किस राज्य में होती है। कर्नाटक में होती है, तमिलनाडु में होती है, केरला में होती है, आसाम में होती है, शिमला में होती है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी फसल किस राज्य में होती है और नहीं होती। लेकिन आपको सबसे फर्स्ट कौन है वो याद रखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड और थर्ड याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। तो इसके अन्य सबसे फर्स्ट इसका उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश और अन्य है इसके महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं सरसों की या तोरिया की। सरसों जो तोरिया है ये सरसों के जैसी ही फसल होती है और ये मुख्य रूप से तिलहन है। इससे तेल निकाला जाता है जो खाद्य के रूप में एक प्रमुख है। और मध्य प्रदेश का चंबल वाला क्षेत्र हुआ, राजस्थान का भी चंबल वाला क्षेत्र हुआ। तो ये सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये भी एक रबी की फसल है और ये भी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। और इसमें इस प्रजाति के पौधों में तोरिया, तारामीरा, सरसों इत्यादि प्रजातियां शामिल की जाती हैं।
अगर क्षेत्र देखा जाए तो भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में रबी के मौसम में इसकी बुवाई की जाती है। उत्तर पश्चिम मीन्स हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, भारत का मध्य भाग, थोड़ा सा महाराष्ट्र हुआ, तो इस जगह पे इसकी खेती की जाती है। महाराष्ट्र में बहुत कम खेती होती है इसकी। यह बोए गए क्षेत्र के केवल 2.5% भाग पर सरसों की खेती की जाती है भारत के। अगर इसका उत्पादक राज्य देखा जाए तो सबसे प्रथम इसका है राजस्थान, और अन्य में देखा जाए तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में भी सरसों का काफी उत्पादन होता है चंबल क्षेत्र में। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर क्या है, पंजाब और हरियाणा में अधिक होता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे जलोढ़ मृदा है, और दूसरा वहाँ पे सिंचाई की सुविधा, साथ साथ वहाँ पे जो मैकेनाइजेशन है वो भी, और खाद का भी सबसे ज़्यादा प्रयोग पंजाब और हरियाणा में किया जाता है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है वो हरियाणा में ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन आपको पता होगा कि एक तिलहन फसल है। सोयाबीन से तेल निकाला जाता है, जो भारत का एक सबसे प्रमुख खाद्य तेल है। इसको खाने में प्रयोग करते हैं। और सोयाबीन जो है वो एक, माफ कीजिए, खरीफ की फसल है। सोयाबीन जो है वो उष्णकटिबंधीय है और खरीफ की फसल है, जो खरीफ के मौसम में बोई जाती है। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य देखे जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही मिलकर 90% सोयाबीन का उत्पादन कर देते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश सबसे प्रमुख उत्पादक है सोयाबीन का। मध्य प्रदेश का खासकर जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर सोयाबीन प्रचुरता से पैदा किया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु जो उष्ण जलवायु होती है खरीफ के मौसम में, और यहाँ पे सोयाबीन को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती। और इसका प्रमुख उत्पादक राज्य सबसे पहला मध्य प्रदेश है।